नमस्कार। खासखबर.com में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा मीडिया संस्थानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। कहीं ईडी के छापे हैं तो कहीं इनकम टैक्स के छापे हैं, और पिछले 2 दिन से अभी बीबीसी के दफ्तरों पर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। यह कार्रवाई पूरे देश भर में चर्चित है और विपक्ष भी इसको लेकर के सरकार पर हमलावर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई हो रही है। पिछले 1 साल के दौरान लगभग 3 मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन यह विदेशी मीडिया पहला है जिस पर इमरजेंसी के बाद अब कार्रवाई इस तरह की गई है। इसी मुद्दे पर आज हम स्टूडियो में चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ खास खबर स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी और कई विदेशी मीडिया संस्थानों के कंसल्टेंट एवं हरदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संजय शर्मा जी। हम इनका स्वागत करते हैं। तो नमस्कार दर्शकों। नमस्कार गिरिराज जी। मेरा संजय जी पहला सवाल ये है कि जो मीडिया संस्थानों पर जिस तरह की छापे की कार्रवाई हुई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं और इसके क्या मायने हैं? गिरिराज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जैसे कि आपने बताया कि बीबीसी एक विदेशी मीडिया संस्थान है और उसके ऊपर इमरजेंसी के बाद पहली बार किसी विदेशी मीडिया संस्थान के ऊपर सीधे सीधे सरकार ने कार्रवाई करने का सोचा है। और ये छापे ना कह के हम बोलें सर्वे का पर्पस ये होता है कि आप इनकम टैक्स, वो सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स उनको देख के तय किया जाता है कि कहीं आपने कोई इनकम टैक्स की चोरी तो नहीं की, आपने कोई कुछ इनकम टैक्स का अपना डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि पहली बात तो जो विदेशी संस्थान है, खासतौर से जो बीबीसी है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, ब्रिटिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, जिसकी पूरा दुनिया में अपनी रीच है और बहुत पॉपुलर रहा है। इमरजेंसी के टाइम तो बहुत लोग जानते हैं, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, हम भी उस टाइम बच्चे होते थे, हमें पता है कि हम लोग सभी लोग बीबीसी को सुनने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस टाइम लगभग जो मीडिया इमरजेंसी की वजह से खुल के बात नहीं कर सकता था। तो आज जो छापे हैं इनके, एक तो ये है कि विदेशी मीडिया होने की वजह से, पब्लिक ब्रॉडकास्टर की वजह से, जो उनका मेजर इनकम का जो सोर्स है वो जो ब्रिटिश जिसकी सब्सिडरी कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी एक इंडिया में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, उससे कुछ पैसा आएगा। बाकी इनके एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी इनके बहुत एथिकल इश्यूज होते हैं बीबीसी के। और आमतौर पे, जैसे कि खुद मैंने पीटीआई में भी काम किया है, मैंने बीबीसी के लिए रिपोर्ट किया है, मैंने एएफपी के लिए भी किया है। हम लोगों के लिखने के तरीके में इस बात का बहुत खास तौर से हम ध्यान रखते हैं कि एक एक लाइन को हम बहुत संतुलित ढंग से लिखें और वेरीफाई, जो कुछ हमारी जानकारी उसके आधार पर लिखें। लेकिन सरकार के सामने चुनौती की स्थिति ये है कि जो एक ब्रिटेन में फिल्म दिखाई गई, जिसमें जो गुजरात के दंगों के बारे में थी, जिसमें एक तरह की तस्वीर पेश हो रही थी, खासतौर से प्रधानमंत्री जी और जो हिंदूवादी संगठन है उनके बारे में, कुछ लोगों को लगता है कि ये एक खराब मंशा से किया गया है और उसके बाद ये घटना हुई है। हालांकि कोई कह नहीं रहा कि उसके बदले में हुई है घटना, क्योंकि उसके बाद में हुई है, एक विदेशी संस्थान के ऊपर हाथ डाला है, तो आपको निश्चित तौर पर उस संदर्भ में देखना होगा। लेकिन मैं इसके कुछ खतरे बताना चाहूँगा आपको। आप देखिए कि अगर आप सिर्फ हिंडनबर्ग रिपोर्ट देखें, अडानी के जो ओवर प्राइसिंग का मामला था, अडानी ग्रुप के जो बहुत सारे मुद्दे थे, उनके ऊपर बहुत सारा काम हमारे भारतीय पत्रकारों ने किया है। खासतौर से परंजॉय थकुरता गुहारे, पूरी वेबसाइट बनानी पड़ी उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ा ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से, इन्हीं मुद्दों पे। तो ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग ने सारी बातें ला के रख दी, लेकिन भारतीय वो कहीं ना कहीं जो बातें हैं, जिस तरह से हमारा मीडिया प्रो सरकार होने वाला ज़्यादा बन गया है, उस हालत में हुआ ये कि वो बातें बाहर नहीं आई। और आप सोचिए कि वो बातें जब बाहर नहीं आई तो शेयर होल्डर को कितना नुकसान हो रहा है, आम आदमी को। जब हिंडनबर्ग अपनी जांच के आधार पर एंडरसन करते हैं तो जो वैल्यूएशन है अडानी का, वो कितना गिर जाता है। इसका मतलब ये है जो विदेशी निवेश है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसे मुझे रिपोर्टिंग करते हुए पता है, विदेशियों के साथ करती है, कि इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि उनके पास अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है। और अपने सोर्स मतलब वो बीबीसी को, एएफपी को, रॉयटर्स को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, वॉशिंगटन पोस्ट को, द गार्डियन को, इन जो प्रतिष्ठित दुनिया भर में जिनकी विश्वसनीयता के बारे में चर्चा है, उन माध्यमों से अगर जानकारी नहीं आ रही तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वित्त मंत्री, हमारी रिपोर्ट्स कुछ भी बोलती रहे,
वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं होंगे। मुझे एक जो बहुत बड़ा खतरा लग रहा है, जो सरकार की कार्रवाई एक मीडिया हाउस के ऊपर है, खतरा ये लग रहा है कि निवेशक इसको किस तरह से लेगा। अगर विदेशी निवेशक ने इसको शंका की नज़र से देखा और देखा कि जो हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको ब्लॉक किया जा रहा है, तो निवेश अगर कम होंगे तो जो भारत की आगे बढ़ने की कहानी का हम जो सब लोग सपने देख रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी, $10 ट्रिलियन की इकॉनमी, उस पर हमारा संदेह, बिल्कुल निश्चित तौर पर संदेह हो जाएगा, क्योंकि हम कैपिटल शॉर्ट इकॉनमी है, कैपिटल बाहर से ही आनी है, विकसित देशों से आनी है, तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। संजय जी, एक जैसा कि आपने बताया कि प्रो मीडिया की भी बात चल रही है, प्रो सरकार की वजह से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ पा रही है, तो देश में एक पिछले कुछ दिनों में ये माहौल बन गया है। जैसे आपने सुना होगा, गोदी मीडिया का नाम सुना होगा, कुछ लोगों का सुना होगा। तो इसको हम ये समझना चाहते हैं कि किस तरह से ये माहौल बन रहा है देश में कि जो मीडिया की निष्पक्षता और स्वायत्तता जो बनी रहनी चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं ये एक आँच आ रही है। तो लोगों में एक ये होता जा रहा है कि मीडिया निष्पक्ष नहीं है, जबकि लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए मीडिया का निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप निश्चित तौर पे ठीक कह रहे हैं। इसके कुछ जिम्मेदार सरकारें हैं और कुछ जिम्मेदार सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में एक चीज़ कही जाती है जिसको हम बोलते हैं इको चेम्बर इफेक्ट और एल्गोरिदम। तो होता क्या है कि आज अगर प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बहुत बहुत पॉपुलर, शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेताओं में से एक हैं, तो उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो बहुत सारा मीडिया ग्रुप्स जो अपने सोशल मीडिया इंडिकेटर्स के हिसाब से चलना चाहते हैं, उन्हें लगता है बड़ा सेफ है, आप उनकी बात किए जाओ। उनकी बात करने से क्या होगा, कम से कम उनके जो 5-7 करोड़ लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उसमें तो हमारी बात फैल जाएगी बिना कॉस्ट के। लेकिन मीडिया ये नहीं है। अब मैं और आप, हम लोग 20-30 साल मीडिया में काम कर चुके। मीडिया वो नहीं है। मीडिया तटस्थता है, और बीच में खड़े होकर इसे देखना पड़ता है क्या सही है गलत है। और दूसरा, हम लोग जब मीडिया हमने शुरू किया तो कहा जाता था कि मीडिया इज टू एजुकेट, इन्फॉर्म, एंटरटेन। लेकिन मेरा मानना ये है, सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है, एक टीचर के नाते मैं अपने छात्रों को भी बताता हूँ, मीडिया इज देयर टू एम्पावर। अगर कोई जानकारी मेरे दर्शक को की सशक्तिकरण नहीं करती हो तो वो जानकारी बहुत काम की नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए अलग कंपनी वो कर देती है। आप बेसिकली, आप जैसे टेलीविजन का बोल रहे हैं, टेलीविजन जानकारी देने से ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है। वो आपके गुस्से के ऊपर खेल रहा है, आपके विभाजन के ऊपर खेल रहा है। एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो कोई ऐसी बात नहीं कह रहा है कि जिसकी जानकारी के आधार पर मैं कोई अच्छा तटस्थ फैसला ले सकूँ। तो मेरा मानना ये है कि टेलीविजन खासतौर से, लेकिन आज भी भारतीय मीडिया में आप देखेंगे कि प्रिंट मीडिया, आप देखिए प्रिंट मीडिया काफ़ी अच्छा काम करता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स आ गए हैं जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि वो पत्रकारिता जिसको हमने शुरू किया और जो आज दुनिया में भी चलन में है, वो है तटस्थ भाव। तटस्थ भाव को सस्पेंड किसी किसी हालत में किया जा सकता है, लेकिन हर हालत में पत्रकारिता को तटस्थ रहना ही सीखना होगा, फैक्ट्स को खुली नज़रों से देखना होगा। संजय जी, जैसा कि आपने कहा कि पत्रकारिता को तटस्थ रहना होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसा कि हमने देखा, जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और सारे हमारे दर्शकों ने भी देखा है कि चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे बीबीसी हो, इन पर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो तभी हुई हैं जब उन्होंने कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ लिखा है या सरकार के खिलाफ उन्होंने चलाया है। तो उसके बाद जब ये कार्रवाइयाँ होती हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये शंका उठती है कि सरकार जो है अपने खिलाफ की चीज़ें हैं या अपनी नकारात्मक जो चीज़ें उनको दबाना चाहती है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है और आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसके दो पक्ष हैं गिरिराज जी। एक तो ये कि आप ये मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एक मत को मानते हैं, वो उसकी बात करेंगे, दूसरे लोग दूसरे मत को मानते हैं, वो बात करेंगे। मेरी मानना है कि लोकतंत्र में हमें छूट होनी चाहिए। कोई अगर बीजेपी, आरएसएस, राइट विंग, हिंदूवादी बात करना चाहता है तो वो अगर सभ्य समाज की तरह बात करता है, अच्छी बात है। कोई लेफ्ट विंग, कोई मिडिल विंग बात करता है, करनी चाहिए। विरोध भी कोई बुरी बात नहीं है लोकतंत्र में ना। हम लोग अलग अलग पोजीशन लेंगे तभी तो मंथन से कुछ निकल के आएगा। लेकिन सवाल उठता है कि तटस्थता को के अगेंस्ट अगर सरकार जैसी संस्था कोशिश करेगी तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जानकारी की क्वालिटी इतनी खराब हो जाएगी कि सरकार जब खुद गलती, सरकार का कोई भी आम सरकार का कोई बॉडी गलत करेगी तो हमें जानकारी नहीं मिलेगी और कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि इसमें हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, लेकिन आप इसमें दूसरी तरफ ये भी देखिए,
एक और परेशानी है कि कुछ लोग मीडिया, आपने जैसे पता है कि मीडिया का स्वामित्व में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो प्रोफेशनल मीडिया से ज़्यादा इंटरेस्टेड ही हैं कि वो पावर ब्रोकर्स हैं। और बहुत सारे हमें किसी इंडस्ट्री का नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पैसा इसलिए इन्वेस्ट किया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री के साथ बैठने का मौका मिल जाएगा, चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत लॉबिंग करने का मौका मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे हाउसेस हैं, राज्यसभा के पद ले लिए हैं और जब जो सत्ता आती है उसके साथ हो जाते हैं। और दूसरा वो मीडिया है जो इसको खासतौर से जो ग्राउंड लेवल पे इसको एक तरह से गुंडागर्दी की तरह से लेता है, जिसे हम पीठ पत्रकारिता बोलते हैं, उस तरह के लेता है। उनके ऊपर जो कानूनी हमारे जो प्रावधान है वो लागू होते हैं और उसके बारे में हमें सतर्क भी होना होगा। हमारी जो अंदर अंदर से जो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन है सतर्क होना होगा। बाकी मैं ऐसा मानता हूँ एक पत्रकार के नाते अगर आपके ऊपर हमला होता है तो स्वागत योग्य है। आपको अपनी पहली बात तो खुद भी अपने आप को अपनी स्लेट साफ रखनी चाहिए। आप किसी पे हमला करेंगे तो पहले आप साफ रहो। लेकिन अगर सरकार सोचती है कि मीडिया को बहुत देर तक इस तरह से दबाया जा सकता है, तो जब जब जनमत पलटता है, जनमत अकेला मीडिया से नहीं बनता। इसका उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने कभी अखबारों में ये नहीं पढ़ा कि मायावती उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही हैं, लेकिन मायावती जब चुनाव जीती तो ऐसा नहीं मानिए कि मीडिया कंप्लीटली पूरे नैरेटिव को चेंज कर सकता है। ग्राउंड पे लोगों का विचार कुछ और होता है, वो मीडिया से अलग है। मीडिया से अगर वो मैच करेगा तो विश्वसनीयता मीडिया की बनेगी, सरकार को भी जानकारी का फ्लो होगा। अब मुझे लगता है सरकार के सामने क्राइसिस ही होगा उसके सामने। संजय जी, जैसे आपने देखो जहाँ तक निष्पक्षता की बात करी थी कि मीडिया के खिलाफ अगर कहीं कोई दिक्कत है या मान लो कोई शिकायत है या किसी को कोई ग्रीवांश है, तो उसके लिए हमारे पास एक मंच बना हुआ है, भारतीय प्रेस काउंसिल। तो जो भारतीय प्रेस परिषद जो बनी हुई है, वो उसके पास काम यही है कि वो मीडिया संस्थानों के प्रति जो ग्रीवांश है, शिकायतें, उनको सुनती है और उनका निराकरण भी करती है। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार को सीधे कार्रवाई करने के पहले अपना पक्ष भारतीय प्रेस काउंसिल के सामने रखना चाहिए? वैसे तो देखिए प्रिंट मीडिया के बारे में तो ये है, क्योंकि प्रेस काउंसिल तो प्रिंट मीडिया के मामले को ही देखती है। बीबीसी का मामला डिजिटल स्पेस में आएगा, उसके लिए एक अलग बॉडी बनी है, लेकिन वो बॉडी की कितनी विश्वसनीयता है, टेलीविज़न की अलग है, वो बॉडी की कितनी विश्वसनीयता है वो हमें पता लग रहा है। तो फिर भी मुझे लगता है कि ऐसी ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट किसी प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे सरकार को पहले अगर कोई शिकायत हो तो मीडिया के बारे में उन्हें ज़रूर ये बात रखनी चाहिए। और अगर अगर सरकार इस तरह से मीडिया को धमकाने के इरादे से कुछ करेगी तो सरकार की विश्वसनीयता भी गिरेगी। और जो मैंने आपको पूंजी वाली बात बताई है, खासतौर से विदेशी पूंजी, आप देखिए कि जो विदेशी सम्मानजनक अखबार हैं जिनका जैसे मैं नाम लिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, इन सब ने अलग अलग टाइम पे कुछ कुछ खबरें की हैं और उनके बारे में खासतौर से जो सरकार पक्ष के लोग हैं वो बड़ी हिकारत से उस पर कमेंट करते हैं। वो अपने लोगों को खुश करने के लिए कह सकते हैं जो उस मत को मानने वाले हैं, लेकिन जो खासतौर से निवेशक है और जो लोग दुनिया में पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं उनके लिए उनका इनपुट बहुत महत्वपूर्ण है। वो संस्थान 100-150 साल की परंपराओं से खड़े हुए हैं और उन्होंने बड़े से बड़े दुनिया के झंझावातों को देखा है। तो मैं मानता हूं कि उनके पास बड़ी स्वस्थ परंपरा है, उनका काम करने का तरीका काफ़ी गहरा है। ये बात हो सकती है कि उसमें कोई आपको कलर दिखे, आपको ऐसा लगे कि वो इंडिया को आज भी अंडर डेवलप्ड स्टोरी मानते हैं, है ना। लेकिन आप देखिए उन्हीं अखबारों के एडिटर्स आजकल इंडियन होने लग गए हैं। बल्कि मैं एक बड़ी अजीब बात अपने किसी विदेशी पत्रकार दोस्त से बात कर रहा था कि ज़्यादातर विदेशी संस्थानों के जो मीडिया संस्थानों के जो हेड हैं अब वो इंडियन होने लग गए हैं। अब उसके कारण कई हो सकते हैं कि शायद जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं, या इंडियन को अगर रुपी वैल्यू में देखें तो हो सकता है वो सस्ता पड़ता हो, या वो ये मानते हैं कि इंडियन इंडिया को अच्छा समझता है क्योंकि वही इंडियन पहले दुनिया भर में जाके और संस्थानों को संभाल चुके हैं, कई देशों में संभाल चुके हैं। तो पत्रकारिता में मेरा मानना है कि भारतीय लोग लगभग दुनिया के किसी बेस्ट पत्रकार से कोई कम नहीं है। संजय, जैसा कि आपने अभी चर्चा की कि पिछले दिनों में जो कार्रवाइयाँ मीडिया संस्थानों पर हुई हैं, अभी चूँकि लोकसभा के चुनाव होने में करीब 1 साल बाकी है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार मीडिया संस्थानों पर इस तरह की और कार्रवाई करेगी जो खास करके एंटी गवर्नमेंट चलते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद सरकार बचे, खासतौर से बीबीसी बहुत साधारण घटना नहीं है, क्योंकि इसके जो परिणाम अगर आर्थिक रूप से नज़र आने लगे तो सरकार के लिए भी एक टेस्टर है। वो देख रही है कि हम किस हद तक
किस आप एनडीटीवी का आपको पता ही है कि एनडीटीवी पे बार बार सर्वेज, इनकम टैक्स के इश्यूज ये सब बनते रहे, अल्टीमेटली वो कोर्ट में जीत गया, लेकिन अल्टीमेटली एनडीटीवी को बेचना पड़ गया प्रणॉय रॉय वगैरह को ना। इसी तरह ऐसा नहीं है कि पहले और नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर, इमरजेंसी में इंदिरा गांधी रेजिम में मेरी समझ में दर्जनों केस दर्ज हुए थे। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी अखबार जो अपना ये है, जो कांग्रेस के पास कौन सा हेराल्ड है अपना, इस हेराल्ड जो है अखबार, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है, वो तो सीधे सीधे गांधी परिवार के ऊपर चल रहा है। तो मीडिया को आज नहीं, अंग्रेजों के समय से और जो भी सत्ता है उसके सामने देखना पड़ता है। और राज्यों में भी यही होता है कि जो अखबार, खासतौर से मीडिया हाउस, मैं बार बार अखबार का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आज भी सबसे क्रेडिबल अखबार माना जाता है, और अखबार की रीच बहुत ज़्यादा, खासतौर से हिंदी वाले इलाकों में। उस हालत में वो लोगों का सरकार से कोई ना कोई खट्टा मीठा रिलेशन रहा है, लेकिन एक हद से ज़्यादा मीडिया पे अटैक करने की स्थिति मुझे लगता है कि शायद किसी भी सरकार के लिए बहुत सलाह वाली बात नहीं है। सरकार वैसे बहुत साहसी है, और लोगों को, मीडिया हाउस को किसी तरह से, वो एक बात ज़रूर है कि आप जानते हैं, मैंने खुद पीटीआई में काम किया है, जो जैसे कि बीबीसी के आप देखें तो बीबीसी या पीटीआई या यूएनआई या एएनआई, रॉयटर्स, एएफपी ऐसे जो मिनट टू मिनट खबर देते हैं, अगर इनका काम 8-7 घंटे के लिए भी रुक जाता है तो इनकी विश्वसनीयता पे चोट पहुंचती है। मैं पीटीआई में रहा, एक बार हमारी हड़ताल हुई, मुझे इतने साल के पीटीआई, 50-70 साल के पीटीआई के एग्जिस्टेंस में एक दिन ऐसा था, उसका पार्ट मैं भी था, जब वहाँ हड़ताल हुई थी। नहीं तो ऐसा होता ही, वो 24 घंटे चलने वाली संस्थाएं, अगर उनका काम 1-2 घंटे आपके जर्नलिस्ट के मान लो फोन्स ले लिया जाए कुछ टाइम के लिए, आपके कंप्यूटर सीज कर लिए जाए, तो उससे जो उनकी प्रक्रिया होती है, सरकार को बिल्कुल उनका पूरा अधिकार है कि वो इनकम टैक्स की जांच करे, जो भी और देश के जो कानून है उनके तहत मीडिया को काम करना है। अगर ऐसा ना होगा तो अनार्की फैल जाएगी। लेकिन फिर भी इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि जो लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करने का जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी जांच करते हुए आपको सतर्क रहना होगा। जैसे आप किसी क्रिमिनल केस में किसी ऐसे आदमी को जब छेड़ते हैं तो कोर्ट भी बहुत ध्यान रखता है। आप सोचिए कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर जब केस दर्ज हुआ था, कितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। एक पत्रकार के नाते देखूं तो बड़ी राहत की बात थी, लेकिन उसमें साथ में ये भी लग रहा था कि वो तो क्योंकि एक पक्ष लेने वाले हैं तो उनको रिलीफ मिल गया, और दूसरी तरफ जो ये कप्पन है उनको कई साल तक जेल में बैठना पड़ गया। तो हमें इस चर्चा को आगे बढ़ा के पत्रकारिता को और स्वस्थ और स्वतंत्र बनाने के लिए उन सेक्शंस की भी बात करनी चाहिए जो बहुत पीड़ादायक है स्वतंत्र जानकारी के लिए। और जानकारी हमारा अधिकार है, राइट टू स्पीक, जो 19A है, बोलना तभी तो संभव है जब मेरे पास जानकारी होगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास। तो ये लड़ाई तो समाज को लड़नी पड़ेगी, पत्रकारों को लड़नी पड़ेगी, डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको एक एक तथ्य, किसी दुर्भावना से कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपका व्यक्तिगत मत कुछ भी हो, किसी सरकार, किसी विचारधारा से, लेकिन एक एक तथ्य को नाप तोल के उसकी पूरी जानकारी के आधार पर बात करनी चाहिए। संजय जी, एक और मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे कांग्रेस रेजिम में आपने देखा हो, जनसत्ता पर भी बोफोर्स तोप की दलाली को लेकर, मामले को लेकर के कार्रवाई हुई थी। उस कार्रवाई में और इस कार्रवाई में क्या डिफरेंस मानते हैं आप कि जो उस समय कार्रवाई हुई थी वो कैसी हुई थी, और इस समय जो कार्रवाई है उसमें क्या अंतर है? देखिए, मूलतः सरकारों का, मैं तो नहीं मानता कि इसमें कोई खास चरित्र में फ़र्क है। जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो सरकारें निश्चित तौर पे, और ये अलग अलग राज्यों से भी हमें शिकायतें मिलती रहती हैं, कितने ही मामले प्रेस काउंसिल के सामने पड़े हुए हैं। तो सत्ता तो जानकारी को रोकना चाहेगी, है ना। और आप एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत इंटरप्रिटेशन है कि कुछ सिद्धांत हैं इकोनॉमिक्स के जो ये कहते हैं कि जानकारी का अभाव किसी ना एक पक्ष को नुकसान पहुंचाएगा। आमतौर पे जो सेलर है, मतलब जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ज़्यादा जानकारी लेके बैठा हुआ बाहर की जगह। इस केस में आप दर्शक, श्रोता को देख लीजिए, और सरकार को जानकारी देनी है, मेरा अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं मिली, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे जो फैसले हैं वो पूर्ण स्वस्थ नहीं होंगे, और स्वस्थ फैसले नहीं होने असल में लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। और सरकार ऐसा मानती है कि कंट्रोल उसकी शक्ति है। कंट्रोल उसकी शक्ति नहीं है, शक्ति है समाज के उठने की, देश के उठने की। जिस अच्छे समाज की सत्ता को कोई सरकार संभाल रही होगी, उसका सम्मान दुनिया में बढ़ता है। हर बात वोट से तय नहीं होती है, हर बात उससे भी है कि आपकी कितनी स्वस्थ परंपराएं, आपने कैसे संस्थान बनाए, उस समाज में कितनी छूट है। अभी थोड़े दिन पहले हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में रिपोर्ट आई, उसमें हम 136वें नंबर पे हैं।
आसपास के छोटे बड़े अफगानिस्तान गरीब देश भी हमसे आगे हैं, हालांकि हमारा कुछ सुधार हुआ है, लेकिन उसमें एक क्लॉज है, आप कितने स्वतंत्र हैं कुछ करने के लिए। तो स्वतंत्रता का भाव तो आपका तो पहले एग्रीमेंट है, स्वतंत्रता 1900 जो 15 अगस्त की स्वतंत्रता है वो कोई एक स्वतंत्रता का नारा थोड़ी था, वो तो मेरे आपके जीवन में उतरनी चाहिए। खास मुलाकात के तहत इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए श्री संजय शर्मा जी, इनका हम धन्यवाद करते हैं। हम ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर और विशेषज्ञों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा खास खबर चैनल, और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट लॉग ऑन करें www.खासखबर.com। नमस्कार, धन्यवाद।